तो देवियों और देवताओं, आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें जानने के लिए मिलेंगी जो आपको फुल ऑन एक्साइटेड कर देगी और आप खुद कह देंगे कि अब दुनिया के बाकी विकसित देशों की राह पर भारत चल पड़ा है। और अगर उनकी राह पर भारत चल पड़ा है तो डेफिनेटली इसके पीछे बैकिंग तगड़ी वाली होगी। देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, भारत की जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो दुनिया में सर्वप्रथम भारत रह रहा है बड़ी जीडीपी की अगर बात की जाए तो। इसके अलावा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इसके साथ साथ भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अब भारत सॉवरेन फंड भी तैयार करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ देशों के पास $1 ट्रिलियन से ऊपर का सॉवरेन फंड है, जैसे कि चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ अरब देशों का, नॉर्वे वगैरह का। तो अब इसी की तरह भारत का अपना खुद का भी एक सॉवरेन फंड होगा। ये किस तरह से होगा, ये क्या होता है, इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आगे आप सब लोग जानने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और खबर को लेकर डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले इस तरह की कुछ खबरें उड़ाई गई थी एक्चुअली, जिन्हें अब प्रोपोगेंडा साबित किया जाएगा कि भारत और रशिया के बीच में अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से लेन देन प्रॉपर नहीं हो पा रही है और कई सारी चीजों को लेकर बिलिंग रुकी हुई है, भारत पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें भी धरी की धरी रह गई है। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि किस तरह से एक बार फिर से बड़े स्केल पर डिफेंस परचेसिंग की जा रही है, जिसमें रफाल तक का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो इन सभी खबरों को जानने के लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक बने रहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टर्की की। एक्चुअली टर्की हम सभी जानते हैं कि एक नेटो का सदस्य है और कुछ समय से टर्की की नजरें बनी हुई है यूरोपियन यूनियन के ऊपर। यहाँ तक कि जब स्वीडन को नेटो की सदस्यता दिलवाई गई, इसके लिए भी टर्की ने इसी वजह से अपनी स्वीकृति दे दी थी कि टर्की की कुछ शर्तें अमेरिका और यूरोपियन देशों को माननी थी। इसमें से एक शर्त तो हम जानते हैं F-16 को लेकर थी, लेकिन एक शर्त ये भी थी कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए टर्की को। लेकिन अब बताया जा रहा है कि टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। जी हाँ, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि टर्की को पता चल चुका है कि पश्चिमी देशों में अब उसकी वैल्यू कुछ बाकी नहीं रही है। नेटो में भी वो दरकिनार हो चुका है। मैं आपको कई सारी वीडियोस में बता ही चुका हूं। लाख कोशिशों के बावजूद यूरोपियन यूनियन में उसे कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि उसके दुश्मन देश आर्मेनिया को यूरोपियन यूनियन में लेने के लिए प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई है। इस वजह से इसे अब डर है कि कहीं ये पूरी तरह से अलग थलग ना पड़ जाए। कट्टरता की दुकान तो इनकी लगातार चली रही है, इसी वजह से ये अब ब्रिक्स की तरफ देख रहा है। वैसे ब्रिक्स में इसका आना भारत के लिए अच्छा साइन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिक्स वैसे ही चाइना के इन्फ्लुएंस में है, बहुत बड़े स्केल पर है। इवन चाइना पाकिस्तान को भी एंटर कराना चाहता है। अगर यहाँ पर टर्की भी आ गया तो आप समझ लीजिए कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स की संख्या ब्रिक्स के अंदर बढ़ सकती है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स के अंदर भी किसी नए सदस्य की सदस्यता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब इसके कोर फाउंडर सारे के सारे सदस्य एक सुर में हाँ कहें। तो डेफिनेटली भारत यहाँ पर वीटो कर सकता है, भारत के पास ऑप्शन है और भारत ने ऐसा एक्चुअली करना भी चाहिए। अगली खबर में बात की जाए भारत और रशिया के व्यापार को लेकर, तो देखिए पिछले कुछ समय से लगातार खबरें निकल कर आ रही थी कि रशिया तो चूंकि स्विफ्ट से बाहर हो चुका है, अमेरिका के इतने सारे सैंक्शन लग चुके हैं, किसी भी करेंसी में ट्रेड पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से भारत को डिफेंस वगैरह की इक्विपमेंट हो या फिर तेल की पेमेंट वगैरह हो करने में काफी दिक्कतें आ रही है। जबकि मैं आपको समय समय पर यह भी बता चुका हूं कि भारत के बीच में रूपी रूबल में ट्रेड बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। कई सारी चीजों का एक्सपोर्ट भारत और रशिया को कर रहा है और रशिया द्वारा भी भारत के अंदर कई सारी चीजों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें तेल और हथियार के साथ साथ अन्य कई तरह की चीजें भी शामिल है। अब इसी बीच खबर निकल कर आ रही है और ये ऐसे सारे प्रोपोगेंडा के मुंह पर एक तमाचा है, खासकर पश्चिमी देशों के, क्योंकि इसमें बताया ये जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच का जो ट्रेड है वो लगातार फल फूल रहा है और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये दरअसल रशिया का सेवर बैंक है। इसके ऊपर दरअसल अमेरिका के भारी भरकम सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं और स्विफ्ट से इसे बाहर कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम के जरिए रूस में होने वाले निर्यात का कुल 70% तक का हिस्सा इस बैंक ने संभाल रखा है। और इन्हीं सब की वजह से भारत और रशिया के बीच में वर्ष 2023 में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है वो लगभग 2 गुना हुआ है और ये $65 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और इस बैंक को भारत के साथ लेन देन करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ बीच में नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि बैंक सक्रिय रूप से भारतीय भुगतान प्रणालियों का उपयोग कर रही है और इसी वजह से भारत का एक्सपोर्ट रशिया को लगातार बढ़ते जा रहा है और इसके बदले में जो पेमेंट करनी होती है वो वही रुपया ये बैंक भारत को करता है जो कि हम लोगों ने तेल के बदले दिया था। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है तो आप अमेरिकन सैंक्शंस को भी बाईपास कर सकते हैं। सोचिए ये सारी चीजें तब हो पा रही है जब अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस चलती है एक तरफा। अब आप सोचिए कि ब्रिक्स के माध्यम से या किसी अन्य संगठन के माध्यम से जब डीडॉलराइजेशन बड़े स्केल पर कर दिया जाएगा, उसके बाद अमेरिका की वैल्यू बचेगी क्या?
शायद हमारा पड़ोसी नेपाल भी उसे जब चाहे तब धमका कर आ जाया करेगा। तो दोस्तों, अगली खबर भारत के डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एक खबर तो कल ही निकल कर आई कि डीएसी द्वारा भारतीय वायुसेना को इस बात की मंजूरी मिल गई है कि वो अपने सुखोई 30 विमानों की फ्लीट के लिए 240 की संख्या में नए इंजन खरीद सकती है, जो कि AL-31 FP इंजन होंगे। और बड़ी बात ये कि ये इंजन भारत के अंदर ही HAL द्वारा बनाए जाएंगे अपनी फैसिलिटी में, जो कि ओडिशा के कोरापुट में मौजूद है। तो काफी लंबे समय से चूंकि ये पहल चल रही थी, अब इसे फाइनल मंजूरी मिल गई है, तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। अब हमारी फ्लीट को इसके बाद काफी मजबूती मिल जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि आज डीएसी की एक और मीटिंग होने जा रही है, और आज संभवतः ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब तक शायद इसको लेकर निर्णय निकल कर आ चुके होंगे। इसके अलावा भी भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 ब्रावो को भी मंजूरी मिलने जा रही है, जिसके तहत 7 की संख्या में नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स तैयार किए जाएंगे। इसके साथ साथ भारतीय थल सेना के लिए बताया जा रहा है कि 1700 की संख्या में FRCVs को भी इस दौरान फाइनल अप्रूवल मिलने जा रहा है, जो कि भारतीय थल सेना के पास पुराने हो चुके T-72 टैंक्स को रिप्लेस करेंगे। अब फाइनल खबर की बात कर लीजिए, जो कि भारत के सॉवरेन फंड से रिलेटेड आ रही है। तो इस खबर को जानने से पहले आप सॉवरेन फंड क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि सॉवरेन फंड एक तरह का सरकारी इन्वेस्टमेंट होता है, और ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है दूसरे देशों की सरकारी परियोजनाओं के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये फंड लाएगी कहां से? तो इसके लिए दरअसल किया ये जाता है कि जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है जिनका की रेवेन्यू सरप्लस होता है, उस सरप्लस रेवेन्यू को इकट्ठा कर लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कंपनियों को भी भागीदार बनाया जा सकता है, और एक्चुअली भारत सरकार की योजना यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ही इसे तैयार किया जाएगा, और भारत की सभी प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के साथ मिला जुलाकर सॉवरेन फंड को तैयार किया जाएगा। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 30 से ज्यादा कंपनियों से सलाह भी मांगी है। अब जब फंड तैयार हो जाता है उसके बाद ये होता है कि मान लीजिए कि जापान में कोई एयरपोर्ट बन रहा है जो कि सरकारी योजना के तहत बन रहा है, तो वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी देश में रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई हमारी फ्रेंडली कंट्री है और वहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा हमारे देश को होगा। हालांकि जितनी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करती है उन्हें भी अपना अपना शेयर मिल जाया करेगा। तो भारत सरकार की यहाँ पर मंशा ये है कि शुरुआत में ये सॉवरेन फंड कम से कम $5 बिलियन का तैयार किया जाए, उसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट किया जाए। इन फ्यूचर इस सॉवरेन फंड को और भी बढ़ाया जाए, और जहां तक आपकी क्षमता ले जाने की है वहां तक आप इसे लेकर जा सकते हैं। इससे होगा ये कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां पर भी हम लोग हमारे इसी फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन देशों में हमारे कदम जमेंगे, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इससे न केवल हमारी डिप्लोमेसी में सुधार आएगा, बल्कि हमें मोटा मुनाफा भी होगा। जैसे कि हम लोग देख पाते हैं कि अलग अलग देश भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, UAE हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, ये इसी फंड के जरिए भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब सॉवरेन फंड के खिलाड़ियों की बात की जाए तो बताया जाता है कि दुनिया के 100 देशों के पास टोटल मिलाकर $13 ट्रिलियन का सॉवरेन फंड मौजूद है, और इससे संबंधित अलग अलग संपत्तियां, जैसे सबसे ऊपर नाम निकल कर आता है नॉर्वे का सरकारी पेंशन फंड, जिसके पास $1.6 ट्रिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। इसके बाद चाइना का नंबर आता है। चाइना के पास भी फंड के नाम पर जो एसेट्स पड़े हैं वो $1.35 ट्रिलियन के हैं। इसके बाद अबू धाबी है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, और अन्य कुछ और देश है जिनके पास $1 ट्रिलियन के सॉवरेन फंड मौजूद हैं। तो इसी तरह की चीजें अब भारत के साथ भी पॉसिबल हो पाएगी। भारत भी इसी राह पर अब एक्चुअली निकल पड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।